गोपी अपने परिवार के साथ मदनपुर गांव में रहती थी। गोपी एक गरीब घर की लड़की थी और उसकी देवरानी अमीर घर की, जिसके चलते उसकी सास उर्मिला दोनों के बीच में मतभेद किया करती। एक दिन सुबह के समय वो आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी, तभी उर्मिला वहाँ आती है। बहू तो अभी तक बर्तन ही धो रही है, तो फिर खाना कब बनाएगी? यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है। माँ जी, मैं बर्तन धोकर घर में झाड़ू पोछा करके बस खाना ही बनाने चाहूंगी। अच्छा, पहले तो अपना सारा काम खत्म करेगी, उसके बाद खाना बनाएगी। तब तक मैं भूखी रहूं? पागल समझ रखा है क्या मुझे? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब बोला? आप गलत समझ रही हो मुझे। ये सही गलत मुझे बाद में बताना, अभी ये सब समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भूख लगी है, पहले जाकर मेरे लिए खाना बना। पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ से एक करम फुटी मिल गई जो तुझ जैसी गरीब लड़की को बहू बनाया मैंने। माँ जी, आप गुस्सा मत करिए, मैं पहले खाना बना देती हूँ, बाद में सारे काम कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, खाना बनाकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस घर में तो मेरा कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रखे। उर्मिला अपनी बड़ी बहू को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी उसकी छोटी बहू मीरा चमचमाती साड़ी और जेवर से लदी हुई उनके पास आती है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपकी सेवा करने के लिए। बड़ों की सेवा करने में बहुत पुण्य मिलता है। हाय मेरी छोटी बहू, तू कितनी अच्छी है और कितनी ज्ञान से भरी हुई है। तेरी आवाज, तेरा रंग रूप सब कितना सुंदर है, कोई भी देखकर मन मोहित हो जाए। सच में माँ जी, मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। माँ जी, आपकी नजर मुझे कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। लेकिन आप वादा करिए, आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं कहेंगी कि इस घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है छोटी बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि मेरे घर में मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अपनी सास का ये दोगला बर्ताव देखकर गोपी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले घर के अंदर निकल जाती है। कुछ देर के बाद में गोपी के रसोई में पहुंचने से पहले ही मीरा वहां पर पहुंच चुकी थी और सब्जियों की टोकरी को हाथों में उठाकर अपने आप से कहती है, माँ जी को इतनी जोर से भूख लगी है, अगर माँ जी को थोड़ी देर में खाना नहीं मिला तो वो बड़ी भाभी का क्या हाल करेंगी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती हैं। और बड़ी भाभी समय से खाना बना नहीं पाएंगी, क्योंकि सब्जी तो सारी मैं लेकर जा रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि बड़ी भाभी बिना सब्जी के खाना कैसे बनाएंगी। हाय राम जी, सारी की सारी सब्जियां कहाँ चली गई? सुबह तो मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ यहाँ आलू ही रखे हैं। बाकी सब्जियां कहाँ गायब हो गई? अब मैं सिर्फ आलू का क्या बनाऊं? लेकिन बिना बनाए गुजारा भी तो नहीं होगा, क्योंकि सबको भूख लगी है। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। गोपी इतना कहकर गैस पर खिचड़ी चढ़ा देती है। जैसे तैसे करके वो सबके लिए खिचड़ी बनाती है और एक थाली में परोसकर सबसे पहले एक साधु के पास लेकर जाती है। खिचड़ी खाकर साधु बोलता है, बेटी तुम रोज यहाँ खाना लेकर क्यों आती हो? तुम्हारी सेवा भाव के कारण मुझ साधु को दोनों समय का भोजन मिल जाता है। साधु महाराज, ये सब बस आपकी ही देन है। आखिर तुम कब तक मेरी ऐसे सेवा करती रहोगी? कब तक मुझे खाना खिलाओगी? साधु महाराज, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं जिंदा हूँ, तब तक आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगी। गोपी साधु को खाना खिलाकर घर वापस आ जाती है और अपने सभी घर वालों के लिए खाना लगाकर उन्हें आवाज देकर बुलाती है। थोड़ी देर के बाद में सब वहाँ आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी गोपी का पति राम उससे बोलता है, आज तुमने खिचड़ी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। बड़े दिनों से ना मन कर रहा था कि मैं खिचड़ी खाऊं, वो भी अचार के साथ। और हाँ, तुम्हारे हाथ में ना जादू है, जादू। सच में खा के मजा आ गया। हाँ बड़ी बहू, खाने में तो सच में बहुत ज्यादा ही स्वाद है। जितनी मुझे भूख लगी थी उतना ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। वैसे एक बात तो है, मेरे बहू के हाथों के खाने में तो जादू है, जादू। मेरा पासा तो उल्टा ही पड़ गया। मुझे लगा था बिना सब्जी के ये कुछ नहीं बना पाएंगी, लेकिन बड़ी भाभी ने तो खिचड़ी बनाकर सबका दिल जीत लिया। कल बताऊंगी इनको तो। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गोपी फिर से खाना बनाकर जब तक साधु को देने जाती, उतनी देर में मीरा वहाँ आकर सब्जी में बहुत सारा तेल डालकर वहाँ से गायब हो जाती और गोपी के आते ही अपनी सास को लेकर वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी,
जरा कढ़ाई की तरफ देखिए, तेल तो पानी की तरह बह रहा है। इस तरह से बड़ी भाभी अच्छा खाना बनाती हैं। बहू, ये 4 दिन का तेल एक ही दिन में इस्तेमाल करके हमें सड़क पे लाने का इरादा है क्या तेरा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वो मैं ये ना बकरी की तरह मैं मत किया कर। आगे से इस चीज का ध्यान रखियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उर्मिला अपनी बहू को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मीरा की लगातार कोशिशों के बाद भी वो गोपी को घर से बाहर नहीं निकलवा पाती। एक दिन फिर से गोपी जैसे ही रसोई से खाना बनाकर हटती है, मीरा रसोई में जाकर उसके खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। थोड़ी देर के बाद गोपी वही खाना लेकर साधु के पास जाती है। साधु जैसे ही खाना खाता है, तेज नमक के कारण उसका मुंह बन जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपने खाना खाते ही ऐसा मुंह क्यों बना लिया? अरे बेटा, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। साधु महाराज, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। कुछ दिनों से पता नहीं कैसे कभी मेरा खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी तेल। मेरी सास मुझे बहुत सुनाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। साधु अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों द्वारा सब कुछ देख लेता है कि कैसे उसकी देवरानी उसके पीठ पीछे से उसका सारा खाना खराब कर देती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसे एक जादुई मसाला देते हुए बोलता है, ये देखो बेटी, ये एक जादुई मसाला है। भोजन बनाने के बाद इसकी एक गांठ भोजन के अंदर डाल देना। उसके बाद तुम्हारा खाना अति स्वादिष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई कुछ नहीं सुना पाएगा। आप सच कह रहे हो साधु महाराज? अरे बिटिया, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जाओ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। गोपी जादुई मसाले को लेकर घर आती है और उसे अपने खाने में मिलाकर सबको खाने को देती है और मीरा फिर नाकामयाब हो जाती है। अगले दिन फिर गोपी जैसे ही खाना बनाकर तैयारी करती है, तभी उसे साधु की बात याद आती है और वो अपने आप से बोलती है, खाना बाहर ले जाने से पहले मुझे इसमें अपना जादुई मसाला मिलाना चाहिए, ताकि अगर खाने में कोई गड़बड़ हो तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये सब बड़ी भाभी के जादुई मसाले का कमाल है। इन्हें तो अब मैं बताऊंगी। बस करिए आप लोग, सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ, अगर मौका मिले तो। इसमें मौके वाली क्या बात है? एक काम करो, कल का सारा खाना तुम ही बना लो। हाँ छोटी बहू, राम बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। कल का सारा खाना तुम बनाओगी और दिखा दो सबको कि मेरी छोटी बहू किसी से कम नहीं है। अगले दिन मीरा जैसी तैसी करके सबके लिए खाना बनाती है और गोपी की बात सुनकर वो उसके जादुई मसाले की बहुत सारी गांठ खाने के अंदर डाल देती है और अपने आप से बोलती है, बड़ी भाभी एक गांठ डालती हैं, जिससे उनके खाने में इतना स्वाद आ जाता है। मैंने तो इतनी सारी गांठ डाल दी है, मेरे खाने का स्वाद उनके खाने से भी अच्छा होगा। मीरा खाना लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही सभी खाना खाते हैं तो मिर्ची के कारण उनके कान नाक से धुआं निकलने लगता है और उर्मिला चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, ये खाना है या जहर? ले जा इसे मेरे आगे से और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ये सब गरीब बहू के जादुई मसाले का कमाल है, उसी कारण हमारी ये हालत हुई है। बहुत जलन हो रही है माँ जी। तू ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा, मुझे दिखाई मत दे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अपनी चालबाजी और जलन के चक्कर में मीरा का किया हुआ उसी के ऊपर भारी पड़ता है। गोपी की जगह उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। टीना बहुत ही समझदार थी और अपने घर की सबसे बड़ी बेटी भी, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। उसके परिवार में उसकी 2 छोटी बहनें और विधवा माँ थी। उससे छोटी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारियों में टीना खुद को बिल्कुल भूल चुकी थी। ऐसे ही पड़ोस की रोमा कुंती के घर आती है और कहती है, अरे कुंती, आजकल तो बाहर दिखती ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही तेरे घर आ गई हाल चाल पूछने। अरे सब बहुत अच्छा है बहन, तू बता क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं, अब बुढ़ापे में क्या करूँगी, अपने नाती पोते संभाल रही हूँ। अच्छा है, इसमें तेरा समय बीत जाता है, मुझे तो अब टीना की चिंता होने लगी है। अरे भला तुझे क्यों टीना की चिंता होने लगी है? उसने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। उससे छोटी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और वो घर की सबसे बड़ी बेटी है, फिर भी कुंवारी है। तो अब कर दे उसके हाथ पीले। मैं तो कितना ही कहती हूँ, पर वो तो शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। कहीं उसे कोई लड़का पसंद हो, क्या पता इसलिए मना कर देती हो।
मैं तो उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहती मुझे तो वो छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैं जो कहती हूँ वैसा वैसा कर, फिर देख टीना कैसे शादी के लिए हाँ करती है। ठीक है, जैसा तू बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी, बस टीना शादी के लिए हाँ कर दे। तू बीमार होने का नाटक कर और टीना से जिद करके शादी करने का वचन ले लियो। टीना तुझे बीमार देखकर शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगी। कुंती रोमा के कहने पर बीमार होने का नाटक करती है और टीना से शादी का वादा कर लेती है, जिसके बाद कुंती टीना के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है। लेकिन जहाँ भी कुंती टीना के रिश्ते की बात करने की कोशिश करती तो टीना की उम्र को देखकर हर कोई मना कर देता। कुंती के बहुत जगह बात करने के बाद भी टीना के लिए रिश्ता नहीं मिलता तो कुंती टीना से दुखी होते हुए कहती है, टीना, घर की जिम्मेदारी में तो तू खुद को भूल ही गई है और मेरी तो तुझे कोई बात ही नहीं सुननी। अब ये हाल हो गया है, हर कोई तेरी उम्र सुनकर रिश्ते के लिए मना कर देता है। क्या हो गया माँ, अगर मेरी शादी नहीं होगी, वैसे भी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। टीना, शादी ब्याह तो संसार का नियम है, हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है। टीना इतना सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रोमा टीना के लिए रिश्ता लेकर आती है। कुंती इससे बहुत खुश होती है। लड़के वाले जल्द ही टीना को देखने के लिए आने वाले थे। कुंती बहुत दिनों पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। दिन गुजरते हैं, तभी कुंती कहती है, टीना, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आने ही वाले होंगे, आज तुझे सबसे सुंदर दिखना है। हाँ माँ, मैं बस रेडी ही होने जा रही हूँ। थोड़ी देर में ही लड़के वाले टीना के घर आते हैं। लड़की की माँ बहुत नकचड़ी थी, लेकिन कौशल बहुत अच्छा था, या यूं कहें कि उसमें आदर्श बेटे, भाई, पति सबकी छवि थी। लड़के वालों के कहने पर टीना लड़के वालों के सामने आती है और कौशल को टीना देखते ही पसंद आ जाती है। तभी कौशल मन में कहता है, टीना कितनी सीधी सादी है, मुझे तो ऐसी डिसेंट वाइफ चाहिए। यही है वो जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है। टीना को देखते ही सुनीता कहती है, टीना, घर का क्या क्या काम कर लेती हो? सिलाई वगैरह आती भी है या नहीं? हाँ हाँ, घर का सारा काम कर लेती है, खाना बनाना, सिलाई करना सब आता है इसे बहुत अच्छे से। अरे बहन जी, लड़की को बोलने तो दीजिए। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमें बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज देना चाहिए, बच्चे आपस में बात कर ले, तभी तो आगे बात करने में बेहतर होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मैं ठीक से लड़की को देख तो लूं, तभी तो शादी होगी ना। मेरा बेटा मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता और मेरे घर में मेरी मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसकी थोड़ी देर बाद दोनों बात करने के लिए टीना के रूम में चले जाते हैं। टीना से बात करने के बाद कौशल को टीना और ज्यादा पसंद आती है। टीना को भी कौशल पसंद आता है। दोनों परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी की डेट को फिक्स कर देते हैं। शादी की बात तो पक्की हो जाती है, लेकिन रोमा ने लड़के वालों से टीना की उम्र को लेकर झूठ बोला था। टीना कौशल से उम्र में पूरे 7 साल बड़ी थी। रोमा के इस झूठ के बारे में टीना और उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं था। दोनों की शादी का दिन आता है। बारात का स्वागत हो चुका था। दोनों मंडप की तरफ जा रहे थे कि कोई सुनीता को टीना की उम्र में बड़े होने के बारे में बता देता है। ये सुनकर सुनीता आग बबूला होते हुए कहती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप शादी रुकवा रही हैं? क्या हो गया माँ, आप ऐसे शादी क्यों रोक रही हो? बेटा, इन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब ये शादी नहीं हो सकती। चल तू मेरे साथ। ऐसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता मैं नहीं जोड़ना चाहती हूँ। माँ जी बताइए तो क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तू पूरी 7 साल बड़ी है मेरे बेटे से। ये बात हमसे छुपाई गई है। मैं मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती जो मेरे बेटे से उम्र में बड़ी हो। पर हमने आपसे ये सारी बातें कब छुपाई? मेरी बेटी की उम्र क्या है, वो क्या करती है, उसे क्या आता है, क्या नहीं, ये सब तो आप खुद पूछ कर गई थी ना। मुझे रोमा ने आपकी बेटी की उम्र 23 साल बताई थी, पर वो 30 साल की निकली है। इतना बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे। अब मैं अपने बेटे की इस घर में शादी नहीं होने दूंगी। ये सब ड्रामा होते देखकर रोमा कहती है, सुनीता जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। ये झूठ मैंने बोला है। आप ये शादी मत तोड़ो। हाँ हाँ, अब तो तू सारा दोष खुद पर लेगी ही, जब तेरी सहेली का झूठ पकड़ा जो गया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने ये झूठ बस ये सोचकर बोला कि अगर मेरे एक झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। रोमा, तूने ये क्या कर दिया? झूठ तो झूठ होता है। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई।
माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, टीना से मैं शादी करूँगा। और मुझे समझ में आ गया है कि इसमें टीना और आपकी कोई गलती नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? वो तुझसे उम्र में बड़ी है। माँ, उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता है। टीना में मुझे हर वो क्वालिटी दिखती है जो एक पत्नी में होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि टीना से अच्छी लड़की मुझे कोई मिल पाएगी। सुनीता के मना करने के बावजूद कौशल टीना से शादी कर लेता है। जो बात किसी को भी पता थी, वो सुनीता ने शादी में हंगामा करके सबको बता दी। इससे सुनीता की पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई और हर कोई उससे उम्र में बड़ी बहू लाने के लिए ताने दे रहा था। सुनीता को जब से उम्र में बड़ी होने के बारे में पता चला था, तब से सुनीता टीना से नफरत करने लगी। लोगों के तानों ने सुनीता की टीना को लेकर नफरत और बढ़ा दी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कौशल कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। उसी रात को सुनीता को हार्ट अटैक आता है। सुनीता छटपटाने लगती है, जिस वजह से टेबल पर रखा ग्लास सुनीता के हाथ से गिर जाता है। ये आवाज सुनकर टीना उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, कौन है यहाँ? तभी टीना सुनीता के कमरे में उसे देखने जाती है, तो सुनीता की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत कौशल की कार निकालकर सुनीता को जैसे तैसे कार में बिठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर सुनीता का चेकअप करके टीना से कहते हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें सही टाइम पे यहाँ ले आई, वरना बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर माँ जी को हुआ क्या है? उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद टीना कौशल को कॉल करके बुला लेती है और सुनीता का बहुत ध्यान रखती है। ये देख सुनीता का दिल पिघल जाता है और वो टीना से नफरत करने की बजाय प्यार करने लगती है। अपनी माँ का टीना के प्रति ऐसा बदलता व्यवहार देखकर कौशल कहता है, माँ, मुझे लगता है ना आप समझ चुकी हैं कि उम्र में बड़ी बहू लाना कुछ गलत नहीं होता है। हाँ बेटा, मैं टीना को गलत समझती रही, लेकिन वो तो बहुत अच्छी है। इसके बाद सुनीता हॉस्पिटल से घर चली आती है। राज को सोशल मीडिया का बहुत क्रेज था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील बनाना, यही राज का काम है। राज के इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोवर भी थे, जिस वजह से राज कॉलेज में काफी फेमस भी है। हमेशा की तरह राज कॉलेज में पहुंचकर क्लास में नहीं जाता और रील बनाने लगता है। तभी अनु वहां से जा रही होती है। राज रील बनाने में काफी बिजी होता है और अनु से टकरा जाता है। अनु गिरने ही वाली होती है कि राज उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अनु तुरंत खुद को संभाल कर कहती है, अंधे हो क्या? अभी मैं गिर ही जाती। लेकिन मैंने आपको गिरने तो नहीं दिया, मैंने आपको संभाल लिया। मैं रील बना रहा था, बिजी था उसमें और आपको देखा नहीं, सॉरी। अच्छा, तो तुम मुजरा करने में बिजी थे, इसलिए मुझे धक्का मार दिया। कॉलेज में पढ़ने आते हो या नाचने? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, सॉरी तो बोल दिया। और ये मुजरा क्या होता है? फोन के आगे नाचने को मुजरा ही कहते हैं। तुम्हें क्या समझ आएगा? हर मुजरा करने वाला खुद को हीरो जो समझता है, मुजरा तो कोई भी कर सकता है। तुम्हें ये इतना ही आसान लगता है तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। इतना कहकर अनु अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। राज सोच में पड़ जाता है। अनु को रील बनाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और वो ऐसे लोगों से दूर ही रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अनु रोज रोज राज से रील बनाते वक्त टकरा जाया करती। देखते ही देखते राज रील बनाकर और ज्यादा फेमस हो जाता है। कॉलेज खत्म होता है। राज अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। अचानक उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और राज की दादी अपने जीते जी राज का घर बसते देखना चाहती है और उससे शादी के लिए मना लेती है। दूसरी ओर अनु के पापा उससे शादी के लिए मना लेते हैं। तभी अनु कहती है, बाबा, आपके कहने पर मैं शादी के लिए हाँ तो कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं रोकूंगी। जो बनना चाहती हूँ वो बनकर रहूंगी। हाँ हाँ बेटी, तुझे जो करना है तू वो करियो। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस कल सब अच्छे से हो जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। इतना कहकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है। रामू तैयारियों में लगा होता है। अनु भी नाश्ता बनाकर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। तभी लड़के वाले आते हैं। राज की माँ सुमित्रा बहुत खुश होती है। सभी बैठकर नाश्ता पानी कर लेते हैं। तभी सुमित्रा कहती है, बहुत देर हो चुकी है, अब आप जल्दी से अपनी बेटी को लेकर आ जाओ, तभी तो हम आगे बात बढ़ा पाएंगे। हाँ हाँ,
मैं अभी मेरी प्यारी बेटी अनु को लेकर आता हूँ। रामू अनु के कमरे में जाता है और उसे बुला कर लेकर आता है। अनु गुलाबी सूट में बेहद ही प्यारी लग रही थी। उसकी मासूमियत और सादगी किसी का भी मन मोह ले। अनु जैसे ही लड़के वालों के सामने आती है, सुमित्रा को बहुत पसंद आती है। लेकिन वही राज अनु को देखकर चौंक जाता है, तो अनु भी राज को देखकर हैरान होती है। सुमित्रा अनु को अपने पास बैठा लेती है और उससे बातें करती है और दोनों परिवार वाले मिलकर अनु और राज की शादी तय कर देते हैं। अनु शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर वो हाँ कर देती है। राज भी अपने परिवार वालों की वजह से शादी के लिए हाँ करता है। कुछ समय बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। पूरी शादी में राज रील ही बना रहा होता है। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। तभी राज अपना फोन लेकर रील बनाने के लिए अनु के पास पहुंच जाता है और रील बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अनु को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, देखो मैंने तुमसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब मेरे साथ करोगे। मुझे ये रील वील बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ रील्स बनानी पड़ेगी। मेरे फॉलोअर्स मेरी वाइफ को देखना चाहते हैं, और अगर मैंने तुम्हारे साथ रील्स नहीं बनाई तो वो सोचेंगे कि मेरी वाइफ सुंदर नहीं है और मेरी वीडियो पे खराब कमेंट करेंगे। तुम्हारे फॉलोअर्स कुछ भी कमेंट करे, तुम्हें मेरे साथ रील बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई मुजरा नहीं करने वाली। तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे ऊपर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां फिदा रहती थी, उनमें से किसी के साथ भी शादी करता ना तो मेरी जिंदगी बन जाती। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रील बना लेती हूँ, लेकिन जो सॉन्ग मैं यूज करूँगी उसी पर तुम्हें रील बनानी होगी। राज अनु की ये बात मान लेता है और रील बनाने के लिए राजी हो जाता है और अनु रील बनाना शुरू करती है और वो गाती है, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। अनु को लगता है कि इस गाने पर रील बनाने से राज नाराज हो जाएगा, लेकिन राज नाराज होने की जगह बहुत ही खुश होता है। जैसे ही राज इस रील को इंस्टाग्राम पर शेयर करता है, वैसे ही वीडियो पर ढेर सारे लाइक और कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर शाम को राज कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रील्स बनाऊंगा, और हाँ तुम ही चूज करना कि कौन सा सॉन्ग पर रील्स बनानी है। तुमने जो रील्स बनाई थी ना मुंह दिखाई पर, वो तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। उसके लाइक और कमेंट रुक ही नहीं रहे। शिट, जो मैंने सोचा था वो तो उल्टा ही हो गया। अब तो ये रोज मुझसे रील बनवाने वाला है। वैसे तुमने ना बहुत अच्छी एक्टिंग की थी रील्स बनाते वक्त। चलो एक और रील्स बनाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस सिर्फ तुम्हें देखकर रिएक्शन देता रहूंगा। इतना कहकर राज रील बनाना शुरू कर देता है और बोलता है, दुनिया में बस 2% लड़कियां धूप में जलती है, बाकी सब एक दूसरे से। बन गई रील, सो जाओ अब, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह तो ऐसी रील बनाऊंगी कि भूल जाएगा रील कैसे बनाते हैं। हाँ तुम सो जाओ, मैं ना वीडियो अपलोड करके सो जाऊंगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही अनु नहाकर किचन में काम करने लगती है। काम करने के बाद वो राज से कहती है, राज चलो रील बनाते हैं, मैं बहुत फनी रील बनाने की सोची है। तभी दोनों ही रील बनाना शुरू कर देते हैं। राज लो, ये लो सरदर्द की दवाई, खा लो। पर मुझे सर दर्द है ही नहीं। तो फिर ये बुखार की दवाई खा लो, अगर वो भी नहीं है तो पेन किलर खा लो। ना तो मुझे बुखार है और ना ही कहीं पे दर्द हो रहा है। पक्का तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ घर की सफाई करने। और अनु रील के झांसे में राज से सच में पूरे घर की अच्छे से सफाई करवा लेती है। पूरे घर की सफाई करके राज की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, तुमने तो रील के चक्कर में मुझसे पूरे घर की साफ सफाई करवा ली। क्या लड़की हो तुम। मतलब अब से तुम मेरे साथ रील नहीं बनाओगे ना? अच्छा, तो रील से बचने के लिए तुमने मुझसे घर की सफाई करवाई? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही सफाई करवाई थी तुमसे घर की। तुम्हें भी तो पता चले लड़कियां कितना काम करती हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और सोचती है, राज ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा।
अनु एक बार फिर से रात को रील बनाने का झांसा देकर उसे मजा चखाती है और कॉफी में इतनी सारी लाल मिर्च मिला देती है कि राज के कानों से धुआं निकल जाता है। ये कॉफी पीने के बाद राज की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो काफी दिनों तक रील भी नहीं बना पाता। कई दिनों तक रील नहीं डालने पर जब उसके सभी फॉलोवर काफी परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से कमेंट और डीएम भी करने लगते हैं। राज के फॉलोवर्स का इतना प्यार देखकर अनु का दिल पिघल जाता है और वो राज से माफी मांग लेती है। इसके बाद अनु भी राज के साथ रील बनाना शुरू कर देती है और वो भी काफी फेमस हो जाती है। अब दोनों मिलकर रील बनाते, लेकिन अनु की वजह से अब राज हर वक्त रील नहीं बनाता। उसे जब समय मिलता तो ही वो ये काम करता। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।